नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझना होगा। एनसीईआरटी को क्रैम नहीं करना, आपको एनसीईआरटी को समझना। और अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, आप वर्किंग कैंडिडेट हो या आप जॉब कर रहे हो या आप हाउसवाइफ हो, पर हाउसवाइफ सबसे ज्यादा बिजी रहती है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। आप सिर्फ मेरी वीडियो देखिए, मैं आपको वन लाइनर नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी, एमसीक्यू से आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी और आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम मानसी जैन है। पिछले 15 वर्षों से मैं ऑफलाइन कोचिंग दे रही थी और अब पूरे भारत के कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए हमारी टीम लेकर आई है अपना ऑनलाइन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का सफर विद्युल अड्डा के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये 6th क्लास की एनसीईआरटी का टॉपिक है, चैप्टर 2। चैप्टर है हमारा ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्लोब क्या होता है। ग्लोब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक टीचर हो, आप भविष्य के होने वाले टीचर हो, आप क्लास में जाओगे, बच्चों को कहोगे ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब अर्थ का एक मॉडल है। अगर हम स्टूडेंट को, अपनी क्लास को पृथ्वी के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो हम पृथ्वी को दिखा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ग्लोब दिखाएंगे। ग्लोब पर संपूर्ण पृथ्वी हमने बनाई हुई है, ड्रॉ की हुई है, जिससे हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट जो आता है कि क्या, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का चैप्टर शुरू करते ही आपको मिलेगा कि क्या पृथ्वी का आकार गोल है? क्योंकि ग्लोब गोल होता है। जो बच्चे जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ ऐसे ही सीटेट प्रैक्टिस के लिए देने चले जाते हैं कि चलो देख लेंगे, तो वो कर देते हैं पृथ्वी गोल है। यस, क्योंकि हमने बचपन से पोएम भी यही पढ़ी है। हम वो एक नर्सरी राइम है ना, मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल, सारी दुनिया गोलम गोल, तो उसी से आप सोचोगे पृथ्वी गोल। तो क्या पृथ्वी गोल है? नहीं, पृथ्वी गोल नहीं होती है। पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है वो कुछ ऐसा होता है। पृथ्वी ध्रुवों पर से अंदर की ओर धसी हुई होती है। पृथ्वी ध्रुवों पर से अंदर की ओर धसी हुई होती है। इसलिए ये जो आकार है, इस आकार को बोलते हैं भू-आब। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन में मिलेगा जॉइड। इंग्लिश में इसे जॉइड शेप कहते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? द शेप ऑफ द अर्थ इज जॉइड, राइट। और अगर जॉइड ऐसे नहीं होगा तो इट कैन बी कि जॉइड ऐसे लिखा हुआ हो। अदरवाइज सिंपल सा आ जाता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर से क्या होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है। ठीक है, यहां तक ये क्लियर? हाँ, इसका एक नाम और है कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो पृथ्वी का आकार है वो नाशपाती के आकार का होता है, राइट। ग्लोब पर कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई है। जो रेखाएं इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, राइट, ये जो रेखाएं हैं ये होती है हमारी अक्षांश रेखाएं। इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश, दैट मीन्स लैटिट्यूड्स। याद करना, नाम बहुत ही आसान है, लैटिट्यूड, क्योंकि लेटी लेटी है। और जो रेखाएं इस तरह से खड़ी खड़ी होती है, क्योंकि बच्चों ये कैसी है, ये लॉन्ग लॉन्ग है। क्योंकि ये कैसी है, ये लॉन्ग लॉन्ग है। क्योंकि ये लॉन्ग लॉन्ग है तो हम इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और इसे देशांतर रेखाएं भी कहा जाता है। आपको बहुत ध्यान से समझना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनके जो बीच की दूरी होती है, जो दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी है, यानी कि जो हमारी लैटिट्यूड्स है, इनके बीच का ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस सेम रहता है, समान रहता है। भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुवों की तरफ अगर हम जाएंगे, दैट मीन्स यहां आएंगे या नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे, ये हमारे क्या है, ये ध्रुव होते हैं। कौन से ध्रुव है? ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो ध्रुवों की अगर हम जाएंगे तो इनके बीच के जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो समान होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एक दूसरे के समान चलती है, इसलिए इन्हें समानांतर रेखाएं, पैरेलल्स भी कहा जाता है। सो आपको ध्यान रखना है, लैटिट्यूड्स और आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स, राइट।
इनके बीच की दूरी भी समान होती है और ये दूरी कितनी होती है, तो ये दूरी होती है 111 किलोमीटर। सो दैट मीन्स आपको ध्यान रखना है दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो बीच की जो दूरी होती है, वो दूरी होती है 111 किलोमीटर, राइट, वो दूरी होती है 111 किलोमीटर। जबकि जो दो देशांतर रेखाएं हैं, जो ये रेड से मैंने ड्रॉ की हैं, जो ये खड़ी खड़ी लंबी लंबी रेखाएं हैं, ये हमारे देशांतर रेखाएं हैं, और देशांतर रेखाओं के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ये होता है 111.32 किलोमीटर। बताइए कितना होता है, ये होता है 111.32 किलोमीटर। बट यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस होता है, ये केवल इस बीच के एरिया में, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया है, केवल यहीं पर ये डिस्टेंस होता है। जैसे 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 पोलर एरिया में हम जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से फोकस करके देखिए, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, और जब ये देशांतर रेखा, ये भूमध्य रेखा इक्वेटर के आसपास का एरिया है, जब यहां से हम ऊपर जाते हैं, यानी पोलर एरिया यानी ध्रुवों की तरफ जब हम जाते हैं, तो जो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब देशांतर रेखाओं का जो पोलर डिस्टेंस होता है, दैट मीन्स इनकी जो ध्रुवों के बीच की दूरी होती है, वो कितनी होती है, वो 0 होती है, 0 होती है, राइट। क्या समझा हमने, अक्षांश रेखाओं की दूरी समान होती है, ऊपर जाए नीचे जाए 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं की दूरी 111.32 किलोमीटर भूमध्य रेखा के आसपास होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, धीरे धीरे कम होता रहता है, पोलर एरिया में आकर ये 0 हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो अक्षांतर और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इनके काटने से जो जाल बनता है, इस जाल को ग्रिड कहा जाता है। अक्षांतर देशांतर रेखाओं के काटने से जो जाल बनता है, वो जाल क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बस सिर्फ ये देख रही हूं कि इसमें कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अच्छा हाँ यस, एक चीज और, अब एक बात और हमें यहाँ पर सोचनी चाहिए, या फिर आप ये कहें कि जब आप फ्यूचर टीचर बन जाएंगे तो आपको अपने स्टूडेंट को जरूर बताना है कि अक्षांतर और जो देशांतर रेखाएं हैं ये क्यों मानी गई है, इनकी कल्पना क्यों की है, क्योंकि ऑल दीज आर इमेजिनरी लाइंस, तो ये क्यों मानी गई है, तो ये इसलिए मानी गई है, इसलिए इनकी कल्पना की गई है क्योंकि ये एक काम करती है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है, तो अक्षांतर देशांतर रेखाओं का 2 काम होता है। एक तो होता है टाइम निकालना, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जो टाइम कैलकुलेट होता है वो विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाओं से होता है। और अक्षांतर और देशांतर ये दोनों रेखाएं मिलकर ये क्या काम करती हैं, ये दोनों रेखाएं मिलकर किसी भी पूरे विश्व में किसी भी स्थान, किसी भी गांव, किसी भी शहर की लोकेशन बताती है, यानी कि स्थिति बताती है कि वो शहर, वो गांव विश्व मानचित्र में कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान के साइड में भारत है, श्रीलंका के ऊपर भारत है, बांग्लादेश के ऐसे भारत है। नहीं, हम ये तरीका भारत की स्थिति को एक्सप्लेन करने का सही नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे, आप बताएंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, और यहां से लॉन्गिट्यूड, और यहां से 687 एंड 9725, इनके बीच में जो भूमि है वो भारत कहलाती है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो 3 पार्ट में बनाई गई है, इससे एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं।